हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश एकेडमी से आशीष और आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू एज अ पॉलिटिकल थिंकर हम लोग देखेंगे। मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बातें ज़्यादा होंगी, प्री इंडिपेंडेंस की कम। हालांकि बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, ना केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आज की दुनिया में भी जो चल रहा है उसको भी आप काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस जवाहरलाल नेहरू जी के व्यूज़ आप एसेज में डाल सकते हैं, केस स्टडीज़ में लिख सकते हैं। प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट हिस्ट्री के भी और इंटरनेशनल अफेयर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बेसिक इंट्रो देखते हैं। 14 नवंबर 1889 को ये बॉर्न हुए। 27 मई 1964 को इनकी डेथ हुई। नेशनल मूवमेंट में इनकी एंट्री 1916 में हुई, लखनऊ पैक्ट के दौरान, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग वापस एक हो गए। उन दोनों के बीच संधि हो गई। 1921 से 45 के बीच ये लगभग 9 साल जेल में रहे। Nehru's political opinions were shaped by his education at Harrow and Cambridge, where he developed a strong distaste for imperialism. और उनकी कॉलेज की पढ़ाई जो है कैम्ब्रिज में हुई, जहाँ उन्हें पता चला कि कॉलोनियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है और किस तरह कॉलोनिज्म ही एक परवर्टेड फॉर्म है इंपीरियलिज्म का, और उनका डिसटेस्ट बढ़ता गया इंपीरियलिज्म को लेकर। Around 1936, Gandhi ji was publicly proclaiming that Nehru was his political heir. नेहरू जी ने अपना उत्तराधिकारी गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी नेहरू को बना दिया। He clashed with his own father over the demand of dominion status mentioned in Nehru's report, as he clamored for पूर्ण स्वराज। मोतीलाल नेहरू जी से भी इनका क्लैश हुआ कि 1928 में। ये सारी चीज़ें आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1928 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट दायर की गई थी। मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, जहां उन्होंने डिमांड किया था डोमिनियन स्टेटस का। बल्कि उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ही वॉज क्लेमिंग फॉर पूर्ण स्वराज। उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश क्राउन के अंदर अपनी ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा एक सॉवरेन स्टेट चाहिए। ड्यूरिंग कराची सेशन ऑफ कांग्रेस ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया ऑफ मोल्डिंग इंडिया टूवर्ड्स सोशलिस्टिक लाइन्स। वो 1931 में कराची सेशन हुआ था। 1927 में नेहरू जी रशिया गए थे, जहां उन्होंने स्टालिन का ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि उन्होंने रशिया को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। और स्टालिन जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल फॉलो करता था। वहाँ से नेहरू जी काफ़ी इम्प्रेस हुए और अपनी सोशलिस्टिक विल उन्होंने कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में जताई। नेहरूवियन सोशलिज्म, ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड द वे स्टालिन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड रशिया। ये पिछली स्लाइड में आपने देख लिया है। ब्रिटिशर्स हैज़ लेफ्ट इंडिया बैटर्ड एंड प्लंडर्ड एंड इट वॉज द हाई टाइम टू ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। उस समय 1947 में जस्ट देश आज़ाद हुआ था। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, हर तरीके से थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, सोशल इनइक्वालिटी थी। तो इक्वालिटी, सोसाइटी में इक्वालिटी लाना सबसे बड़ा इशू था उन दिनों। और जे एल नेहरू परसीव सोशलिज्म एज अ मीन्स टू मैक्सिमाइज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, डेमोक्रेसी को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का तरीका था कि सोसाइटी जस्ट हो और सोसाइटी में इक्वालिटी हो, और सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए सोशलिज्म ही एक तरीका था। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एग्जाम्पल लैंड, माइंस एंड मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बैंक्स, रेलवेज एंड अदर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड ऑन द एक्सपेंस ऑफ कॉमन मैन। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको सेंटर कंट्रोल करे, ताकि कोई एक इंडिविजुअल इन इन मीन्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके फॉर हिज ओन बेनिफिट and for the exploitation of others. According to Nehru, individual liberty is possible under socialism and at the same time centralized control can be maintained. नेहरू जी ये जानते थे कि सोशलिज्म का मतलब राइट टू फूड तो है, बट राइट टू लिबर्टी नहीं है। मतलब जहाँ भी सोशलिज्म होगा वहाँ पे इवेंचुअली डिक्टेटरशिप ऑफ कॉमिसार होता है, डिक्टेटरशिप वहाँ पे आ जाती है, प्लस इंडिविजुअल लिबर्टी खतरे में आ जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू दोनों चीज़ों का सामंजस्य बनाना चाहते थे कि एक तो स्ट्रॉन्ग सेंटर हो और साथ में लोगों की लिबर्टी पे भी कोई आँच ना आए। नेहरूवियन सेकुलरिज्म, टू नेहरू एवरीथिंग दैट टेंडेड टू बी इन एक्सेस हैड टू बी टेम्पर्ड।
रिलीजन शुड बी टेम्पर्ड बाय रीजन, रीजन बाय साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंस बाय ट्रांसेंडेंटलिज्म। नेहरू जी बुद्धिज़्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और बुद्धिज़्म कहता है मिडिल पाथ। बुद्धिज़्म ये कहता है कि हमें मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके की एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और ये नेहरू जी की अंडरलाइंग फिलॉसफी रही है, ना सिर्फ सेकुलरिज्म में बल्कि उनके डेमोक्रेसी में भी या उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ में भी उन्होंने किसी भी तरीके की एक्सट्रीमिटी को हटाया है। अब इसमें ये कहा गया है कि कोई भी चीज़ जो लिमिटलेस है या बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो सुपरस्टिशन के फॉर्म में हो, चाहे वो डॉगमास के फॉर्म में है, वो इट हैज़ टू बी टेम्पर्ड। सो रिलीजन शुड बी टेम्पर्ड बाय रीज़न। रिलीजन को रीज़न से कवर करना चाहिए या टेम्पर करना चाहिए। रीजन बाय साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड साइंस बाय ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो ये एक अंडरलाइन थ्योरी है नेहरू जी की, या इसे अंडरलाइन फिलॉसफी कहें, जो उन्हें जो हर फैसेट्स में दिखाई देगी आपको। नेहरू वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ रिलीजन एंड कंसिडर रिलीजन इज समथिंग विच इनग्रेन्स इनक्वालिटी। सोसाइटी में कुछ इनक्वालिटीज़ हैं विच इज़ इम्पोज्ड बाय रिलीजन, चाहे वो आप स्टेटस ऑफ वुमेन देखें या इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट देख लें। नेहरू वॉज completely committed to the idea of freedom of mind, by which he meant people would not accept any kind of dogma even from religion। हर रिलीजन में अपने मिथ्स और ये डॉगमास जुड़े रहते हैं, सुपरस्टिशन जुड़े रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स जुड़े रहते हैं, जिससे लिबरल थिंकिंग इम्पीड होती है। सिंपल बात है। नेहरूवियन सेकुलरिज्म इज स्टेट शुड फॉलो पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। स्टेट को रिलीजियसली न्यूट्रल रहना चाहिए। इट शुड नॉट फेवर नॉर डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन। यही लिखा है कि दैट इट शैल नॉट प्रमोट और impede any religion but acts as a facilitator where it tolerates, appreciates and ensures equal opportunity for the growth of every religion. For him, secularism is not a political doctrine but a social one. It means a social structure where individual would not be subjected to some hierarchical position on the basis of one's faith or religion. सिर्फ रिलीजन या फेथ के बेसिस पे अगर कोई इंडिविजुअल एक क्लास अटेन कर रहा है सोसाइटी में, या कोई हायरार्कियल पोजीशन अटेन कर रहा है, तो इसके भी नेहरू जी खिलाफ थे। इसलिए उनके हिसाब से सेकुलरिज्म एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन नहीं थी, एक ये सोशल ऑर्डर को भी तब्दील करने का एक तरीका था। नेहरू व्यूड सेकुलरिज्म एज अ मेंटल एटीट्यूड विच कुड ब्रिंग about harmony and feeling of fraternity towards one another. He realized that the success of secularism would depend on the attitude of majority community towards minority. एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए माइनॉरिटी पे, ये सेकुलरिज्म को सक्सेस या सेकुलरिज्म का सक्सेस और फेलियर बताता है। अकॉर्डिंग टू नेहरू, इंडिया जो है एक प्लूरलिस्टिक और हेट्रोजेनस सोसाइटी है, और यहाँ पे हारमनी बनाए रखने के लिए सेकुलरिज्म ज़रूरी है। To secularize every aspect of Indian society, that is, interpersonal relations should not be guided by one's faith and religion. अलग अलग सेक्ट, अलग अलग रिलीजन के बीच एक हारमनी बनी रहे और इंटरपर्सनल रिलेशन उनके अपने धर्म या पंथ की वजह से ना खराब हो या ना अफेक्ट हो, ये नेहरू जी की सोच थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वॉज हाईली ट्रेडिशनल, मेयर्ड विथ फ्यूडलिस्टिक, हायरार्काइज्ड एंड कास्ट रिडन बेस। हर तरीके के इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटी में, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, क्लास के बेस पे हो। गिवन इंडियंस आर रिलीजियस आइडेंटिटी कुड लीड टू बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। 1947 में पाकिस्तान अलग हो चुका था एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस आइडेंटिटी के चलते। जिस तरह की प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी हमारे इंडिया में, अगर हर कम्युनिटी को, हर हेट्रोजेनस कम्युनिटी को उसकी खुद की रिलीजियस आइडेंटिटी दे दी जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, यानी इंडिया अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। नेहरू ऑल्सो अटेम्प्टेड टू बैलेंस हिज व्यूज़ ऑन रिलीजन एंड साइंस थ्रू हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिटी। रिलीजन जहाँ पे भी लिमिटलेस हो रहा है या रिलीजन जहाँ पे भी एक्सट्रीम में जा रहा है, उसको साधा जा सके रीज़न के माध्यम से। मतलब नेहरू जी का काम था कि रिलीजन में रीज़न ऐड कर देना, ताकि लोग पॉपुलर बिलीफ्स को भी क्वेश्चन कर सकें। इकोनॉमिक विजन। नेहरू वांटेड द स्टेट टू डोमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स सो दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज़ इनफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ टू विथस्टैंड एनी फ्यूचर अटैक्स ऑन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। नेहरू जी के टाइम इंडिया प्रीडोमिनेटली एक क्लोज इकोनॉमी थी और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने की कवायद थी,
ताकि कल को कोई अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पर इंडिया की पॉलिटी को अक्वायर ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 1947 के पहले इंडिया को कॉलोनाइज़ किया गया, इकोनॉमी के इन्फ्लुएंस के दम पे इंडिया का पॉलिटिकल एक्विजिशन हुआ, ये था इंपीरियलिज्म। ऐसा दोबारा ना हो पाए इसलिए इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जा रहा था। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के काम में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रबर एक कैपिटल गुड है और टायर हो गया उसका कंज्यूमर गुड। तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन डोमिनेट कर रहा था उन दिनों इकोनॉमी पे, जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी थे। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स थी नेहरूवियन इकोनॉमिक पॉलिसी की, वो यही थी। टू इम्प्लीमेंट हिज इकोनॉमिक पॉलिसी ही हैड सेट अप अ प्लानिंग कमीशन एंड हिज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल डिड मैनिफेस्ट थ्रू 5 ईयर प्लान्स। एक ऑर्गेनाइज्ड 5 ईयर प्लान बनाया गया और इंडिया की प्लानिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग उस हिसाब से सेट की गई, नए टारगेट सेट किए गए और फिर उनके हिसाब से काम शुरू हुआ। ह्यूज इम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वॉज प्रमोटेड। एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन आया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो बल दिया ही गया। इंटेंसिव एग्रीकल्चर वॉज गिवन अ थर्स्ट नॉट जस्ट टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी बट फॉर सरप्लस कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी एक्टिविटी तब ग्रो कर सकती है जब प्राइमरी एक्टिविटी से सरप्लस जनरेट हो रहा हो और कुछ लेबर फोर्स सेकेंडरी एक्टिविटी में एब्जॉर्ब हो जाए। मतलब इंडस्ट्री के ग्रो करने के पीछे एग्रीकल्चर का ग्रो करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बिना एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश नहीं कर सकती। इसलिए एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज़ किया गया और हैवी इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टील प्लांट्स और ये BHEL, ये सब नेहरू जी के ज़माने में शुरू हुए। अब इस नेहरूवियन इकोनॉमिक पॉलिसी के अपने डीमेरिट्स भी थे। There was no export strategy in the Nehruvian plan. The main focus was import substitution, make at home rather than buy abroad. Import substitution पे ज़्यादा बल दिया गया ताकि कम से कम चीज़ें import करनी पड़े। This not only meant that India failed to take advantage of an expanding world economy, but also that it remained dependent on foreign aid to fund its essential imports. 1948 में WTO एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था आ चुकी थी। उस समय वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन इंडिया की चूँकि क्लोज इकोनॉमी थी, लिबरलाइजेशन अभी आया नहीं था, वो तो 1991 में आएगा। तो एक ग्रोथ ऑफ ट्रेड का बेनिफिट इंडिया पे ट्रिकल डाउन नहीं हो पा रहा था कि जिस तरह पूरे वर्ल्ड में ट्रेड ग्रो कर रहा है उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी थी पूरी तरह से क्लोज। अनब्रिडल्ड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। अब ये अगर ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होते हैं उस पर ब्यूरोक्रेटिक हसल बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइसेंस राज होता है, परमिट राज होता है और इस तरह से फिर करप्शन भी बढ़ता है और भी चीज़ें होती हैं। स्ट्रेस वॉज गिवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इन दिस प्रोसेस कंज्यूमर गुड्स वी आर निगलेक्टेड विच क्रिएटेड इन्फ्लेशन। जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल गुड्स की वजह से कैपिटल गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, उससे कंज्यूमर गुड्स निगलेक्ट होता गया। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर दूँ तो ये एप्पल है, एक कंज्यूमर गुड, अगर आप डायरेक्टली ख़रीद लेते हैं तो। पर यदि यही एप्पल कोई कंपनी ख़रीदे और उसका एप्पल जूस बना दे तो उस कंपनी के लिए एप्पल हो गया कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है तो कंज्यूमर्स तक ये गुड्स नहीं आ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और फिर इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो टैक्टिक्स अपनाई गई वो आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, डेफिसिट फिनेंसिंग वगैरह की गई, उससे इन्फ्लेशन और बढ़ गया। तो नेहरूवियन इकोनॉमी के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। हालांकि अगर एक कंटेक्स्ट में देखें कि उस समय इंडिया जस्ट एक एम्ब्रायोनिक इकोनॉमी थी, जस्ट इवॉल्व हो रही थी, तो कुछ हद तक इसे जस्टिफाई भी किया जा सकता है। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। Nehru adopted Western liberal model of democracy, philosophical basis of which lies in the fact that there is no difference between the majority and minority, and there will be no discrimination on the basis of race, caste, religion, gender, etc. Secularism and Nehruvian socialism was an instrument to maximize the spirit of democracy. सीधी सी बात है कि नेहरू की डेमोक्रेसी जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी
नाम के 3 पिलर पर टिकी हुई थी। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना और एक जस्ट सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी, ये नेहरू जी का विजन था। ही कंसेप्चुलाइज्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। After independence, the major problem with which India was facing was communal violence and integration of princely state. Hence, a strong center was needed to prevent balkanization of state. उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कंसेप्चुलाइज की, टिपिकल वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो फेडरेशन, जहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट तो है जैसे यूएसए में है, बट यहाँ पे सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेंटर इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तब 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। हर स्टेट के अपने फ़ायदे नुकसान थे कि कोई इंडिया के साथ आना चाहता था, कोई नहीं आना चाहता था। अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होता या पावरफुल नहीं होता तो इंडिया बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके रीज़न बहुत सारे, लिंग्विस्टिक रीज़न भी है, रिलीजियस रीज़न तो है ही, जिससे पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया। तो इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, एक्ट्स एज अ नेशन। तो इस सब कॉन्टिनेंट को एक देश के रूप में रखने के लिए सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। He believed in participatory form of democracy with an inclination towards pluralistic democracy. पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, विथ एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी। प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि वेयर नो डोमिनेंट ग्रुप कैन अफेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। डेमोक्रेसी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि द रूल ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी कहेगा वही होगा, इसलिए प्लूरलिस्टिक टिल्ट भी था। He was influenced by Greek thinkers that citizens have crucial role in governance and their political participation would ensure the longevity of democracy. जितना ज़्यादा citizens participation होगा उतना ही strong democracy होगी, जितनी strong democracy होगी उतनी ही just society होगी। तो ये पूरा concept था। It was he more than any other nationalist who promoted universal फ्रेंचाइज एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम को भी उन्होंने काफ़ी कल्टीवेट किया, क्योंकि नेहरू जी ये जानते थे कि सोशलिज्म का जो इवेंचुअली सोशलिज्म विल कन्वर्ट इनटू कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म में डिक्टेटरशिप इनएविटेबल होती है, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम का एक कल्चर उन्होंने शुरू किया। साथ ही प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जब इलेक्शन होते थे तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं होते थे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स पे होते थे, कि जिसके पास एक मिनिमम एक थ्रेशोल्ड लिमिट बता देते थे कि इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी तभी आप वोट डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म किया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई और मल्टी पार्टी सिस्टम को शुरू किया गया। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, बहुत ही फेमस नैम, नॉन अलाइंग मूवमेंट इस्टेब्लिश किया गया 1961 में। इसके इनिशिएटर थे ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल नसीर एंड यूगोस्लावियन प्रेसिडेंट टीटो। जगह थी बेलग्रेड। नैम का मतलब ये था कि किसी भी पावर ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर ग्रुप्स इमर्ज हुए, यूएसएसआर और यूएस। इंडिया की पॉलिटी उस समय बिल्कुल नई थी, इंडिया एक यंग नेशन था, 1947 में आज़ाद हुआ था। इंडिया किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरवेंशन अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अब देखते हैं, नेहरू डिजाइन फॉरेन पॉलिसी इन सच अ वे दैट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल इनक्यूबेटर फॉर द न्यू कंट्री टू डेवलप। इंडिया needed isolation at that time. Post World War II, world was divided into two blocks, one headed by USSR, another by US. By adopting the policy of non-alignment, India entailed a position to judge each issue without any bias or prejudice. इंडिया किसी के साथ किसी के का ना तो फेवर करना चाहता था ना किसी के अपोज में आना चाहता था, सीधी बात। India's economic backwardness was a major factor for the adoption of the policy of non-alignment. Foreign aid was an important component for the development of India's embryonic economy, and therefore India was tied up with both East and West as well as West for economic development. अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया सोवियत ब्लॉक से भी सहायता लेना चाहता था और
यूएसए से भी सहायता लेना चाहता था, यानी जो कैपिटलिस्टिक ब्लॉक्स थी उनसे भी। इसलिए इंडिया एज अ मीडिएटर, ना इस तरफ जाना है ना उस तरफ जाना है, दोनों से ही सहायता लेना है, ये स्टैंड इंडिया ने अपनाया, जो कि एक अच्छा स्टैंड था उस कंटेक्स्ट को देखते हुए। अब नैम की अंडरलाइन फिलॉसफी पंचशील पे बात करते हैं, जिसे फॉर्मुलेट हालांकि 1954 में ही कर लिया गया था, बाद में नैम बना 1961 में। तो पंचशील एक सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट है बिटवीन टू नेशन, कि दो देशों के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए, ये गवर्न करेगा पंचशील। पंचशील was a new adopted philosophy of the third world nation put forward with an ambition of world peace and to govern the relation between states. पीस बनाए रखने के लिए जो भी थर्ड वर्ल्ड नेशंस थे, थर्ड वर्ल्ड नेशन का मतलब जो किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं है, उनके बीच में कैसे संबंध हो। The policy of non-alignment was based on the 5 principles of Panchsheel, which directed international conduct. These principles were mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, एक दूसरे की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मिलिट्री एंड इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, एक नॉन एग्रेशन पॉलिसी, कि कोई वॉर नहीं करना, एक्सटर्नल एग्रेशन को अवॉइड करना, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पंचशील सबसे पहले इंडिया ने चीन के साथ 1954 में साइन किया, हालांकि बाद में चीन ने ही 1962 में इस पॉलिसी को तोड़ दिया और इंडिया पे अटैक किया। तो ये थी पंचशील, साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म। अब ये थी नेहरू जी की फिलोसफी। नेहरू हैड फर्म फेथ इन कैपेसिटी ऑफ मैन एंड साइंस एंड ही बिलीव्स इन अ फैक्ट दैट अ लिविंग फिलोसफी मस्ट आंसर द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे। ये हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा है कि नेहरू जी जो है रिलीजन से रिलेटेड किसी भी मिथ पे यकीन नहीं करते थे। उनके हिसाब से कोई भी फिलोसफी प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और जो डे टू डे प्रॉब्लम्स को डील कर सकती हो। Nehru had tremendous faith in humanism. In order to show the supremacy of man over God, Nehru advocated scientific humanism. Scientific humanism एक मिडिल पाथ था, जैसा कि पहली स्लाइड में बोला गया है कि साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म, नेहरू जी बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, या बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, फॉलो भी नहीं करते थे, और मिडिल पाथ मतलब एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करते थे। तो साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म इज़ अ मिडिल पाथ बिटवीन ह्यूमैनिज्म एंड साइंटिफिक स्पिरिट. Through this synthesis, he wanted to free humanism from abstractness and influence of religion. रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, कॉन्क्रीट बहुत कम चीज़ें हैं। नेहरू जी चाहते थे कि इन बंधनों से सोसाइटी मुक्त हो। इट वॉज वेरी मच अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ मिस्टिसिज्म एंड डॉगमाज एसोसिएटेड विथ रिलीजन, हुज ओनली एम इज़ टू अटेन सेल्वेशन। मैक्सिमम रिलीजन का मेन एम ये होता है कि किसी तरीके से इन मिथ को, इन ट्रेडिशनल पाथ्स को फॉलो करने से सेल्वेशन मिल जाएगा। पर नेहरू जी का मानना ये था कि रिलीजन जो है सिर्फ सर्विस है, और असल में गॉड ह्यूमैनिटी है। अकॉर्डिंग टू नेहरू, द ओनली गॉड इज़ ह्यूमैनिटी एंड इट्स रिलीजन इज सर्विस. टू मच रिलायंस ऑन सुपर नेचुरल फैक्टर्स लीड्स टू अ लॉस ऑफ सेल्फ रिलायंस इन मैन. सुपर नेचुरल फैक्टर से बहुत ज़्यादा रिलाई करने पर इंसान को अपनी काबिलियत पर भरोसा कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी पूरी फ़िलासफ़ीज़, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। गुड बाय।